हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अर्चना। वेलकम टू एजुकेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जूनियर सुपर टेट 2021 में आपके 100 नंबर का जो एसएसटी का पेपर है, जिसमें आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन मौर्य वंश गुप्तोत्तर काल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्य, गुप्त और गुप्तोत्तर काल। इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 100 नंबर की दौड़ के लिए आपका आज का पेपर क्लास आपकी। ये हमारे जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ साथ जो इतने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करते चलेंगे, साथ साथ आप उसको नोट करते चलिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाइडेस्पीस या वितेस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? इसका आधुनिक नाम जो है इसको झेलम कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ऑप्शन ए, सिकंदर और पोरस के मध्य जो है ये युद्ध हुआ था, वितेस्ता का युद्ध। इसमें पोरस की हार हुई थी, परंतु सिकंदर लोदी उसकी वीरता से प्रसन्न हुआ था और उसने उसको उसका राज्य वापस कर दिया था इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न क्या कारण थे? भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर। जल्दी से बताइए, ऑप्शन सही होता है इसमें। ये तीनों इसके ऑप्शन सही है। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी और उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, वह एक अच्छा प्रशासक था। ये गलत ऑप्शन है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किस एक का शासन था? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ऑप्शन ए, जिस समय उत्तर भारत पर राजवंशों का शासक था वो था नंद वंश, जिस समय सिकंदर ने आक्रमण किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? अशोक। अशोक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने चचेरे भाई 99 चचेरे भाइयों की इसने सिंहासन पर बैठने के लिए हत्या कर दी थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राधा गुप्त की सहायता से अपने बड़े और सौतेला भाई था ये इनका सुसीम, जिसकी हत्या करके ये राजगद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं। निम्न से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य राजवंश। ऑप्शन हमारा सही होता है ए, मौर्य राजवंश जो था सबसे प्राचीन वंश था। क्वेश्चन नंबर 6, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की किसने की थी? जो हत्या बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव जो था। ऑप्शन हमारा सही होता है ए, कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था। ठीक है। इसने शुंग शासक देवभूति की हत्या की थी। शुंग शासक देवभूति की हत्या करके ये गद्दी पर बैठा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषपुर निम्न में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर पेशावर। पेशावर का दूसरा नाम क्या है? पुरुषपुर है। पुरुषपुर ये जो है कुषाण वंश के शासक कनिष्क की राजधानी थी। किसकी? कनिष्क की। कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, और इसने अपने शासनकाल में जो इसने पुरुषपुर में राजधानी में 400 फीट ऊंचा और 13 मंजिल का इसने एक टावर बनवाया था। इस समय ये पाकिस्तान का एक नगर है। पेशावर जो है पाकिस्तान का एक आधुनिक नगर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सातवाहन के समय मुद्रा सबसे अधिक किस धातु की बनी हुई थी? सबसे अधिक मुद्रा किस धातु की बनी हुई थी? शीशा। उसके साथ जो थे वो शीशे से परिचित है। उन्होंने चांदी, तांबा और का आदि के सिक्के भी चलवाए थे। इन सिक्कों पर इन्होंने मछली, जहाज और शंख के चित्र इस पर मिले हैं। ठीक है। तो सातवाहनों के समय में सबसे मुद्रा जो सबसे अधिक प्रचलित थी वो शीशा धातु थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी प्राकृत। ठीक है। ऑप्शन हमारा सही होता है बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन हमारा सही होता है यूनानियों के द्वारा। ऑप्शन बी, पहला भारत में फारस
के बाद भारतवर्ष पे जो सिकंदर के नेतृत्व में यूनानी आक्रमण एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है जिसने युग में काफ़ी परिवर्तन लाया था। कहते हैं कि सिकंदर ने भारत पर जब आक्रमण किया था, इस आक्रमण से यूरोप और भारत के बीच जो है व्यापारिक संपर्क कायम हुआ था और नए नए रास्तों की खोज की गई थी। तो विदेशी आक्रमण पहला और दूसरा जो था वो यूनानियों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कथन 2 है हमारा, उसकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ऑप्शन हमारा सही होता है सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ऑप्शन सी, गांधार। भारतीय, ग्रीक और यूनानी शैली का सम्मिश्रण जो शैली है वो गांधार कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया था। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर महायान। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान का अनुयायी था और उसी का इसने एशिया और पूर्व में इसका प्रचार और प्रसार किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, कनिष्क के शासनकाल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। ऑप्शन हमारा सही होता है सी, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इसके अध्यक्ष जो थे, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे और इसके अध्यक्ष जो है वो वसुमित्र थे। ये यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कर्णिनी पतिनी के मंदिर का निर्माण करवाया था। वो था, ऑप्शन हमारा सी होता है सेन गुटवन। सेन गुटवन था जिसने लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध चेर शासक जो लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। ऑप्शन हमारा सही होता है सी, हिंदू धर्म। शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई जो है ये हिंदू धर्म से संबंधित है। शिल्पाधिकारम एक तमिल का ये महाकाव्य है, तमिल साहित्य का महाकाव्य है और इसका शब्द इसका अर्थ है नुपुर की कहानी। नुपुर की कहानी नोट करते चलिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन बनता है आपका, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, इसके रचनाकार भी पूछ सकता है। शिल्पाधिकारम के रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार है इलांगो, लिख लीजिए इलांगो आदि गल। इलांगो आदि गल इसके रचनाकार हैं। और मणिमेखलई के जो लेखक हैं वो हैं शीतले सतनार। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। संगम साहित्य में से कौन से राजवंश का उल्लेख नहीं हुआ है। ऑप्शन हमारा सही होता है ए, कदम का उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, पांड्या का जो है इसका संगम 3 संगमों में इसका आयोजन किया गया। इसके 3 संगम है। पहला संगम जो था इसका मुद्रे में किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे, अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन हमारा जिसमें 2 है आप देख सकते, इसमें जो दूसरा हमारा इसका दूसरा संगम हुआ था वो हुआ था अगस्त एवं तोलकाप्यर। ठीक है, इसके भी संरक्षक पांड्य थे। तीसरा जो किया था वो किया था नक्कीरर ने। ठीक है, ये 3 संगम थे जिसमें कि हमारा पहला संगम जो किया गया था वो किया गया था अगस्त्य ऋषि के द्वारा, दूसरा किया गया था अगस्त्य और तोलकाप्यर के द्वारा और तीसरा संगम नक्कीरर के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर मामूल नार ने कहा था, संगम युग का एक कवि था, इसने नंद कहा था कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, गुप्त किसके सामंत थे। जल्दी से आंसर कीजिए। गुप्त
कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, जिस समय पे भारत में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद काफ़ी लंबी अवधि तक भारत विभिन्न राजवंशों के अधीन रहा था। इन राजवंशों ने कुषाणों को छोड़कर अधिकतर राजवंश कमजोर थे। तो कुषाणों के पतन के बाद से ही गुप्तों का जो था उदय हुआ था। गुप्त लोग कुषाण के सामंत माने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट थे जो एक ज्योतिर्विद थे और सबसे लोकप्रिय ग्रंथ इनका आर्यभट्टिय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? किसको पुकारा था भारत का नेपोलियन? ऑप्शन आंसर कीजिए जल्दी से। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त एक महान कवि और संगीतकार था। इसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था और समुद्रगुप्त को उसकी राज्य प्रसार नीतियों के कारण ही इसे भारत का नेपोलियन कहा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश, ऑप्शन हमारा सही होता है ए, कला और स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 25 चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, शकों को पराजित करने के बाद में इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चलवाए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज कौन लेकर गया था? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, हर्षवर्धन अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज लेकर गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन हमारा सही होता है ए, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कन्नौज का नाम संस्कृत के कान्यकुब्ज से बना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हेनसंग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? हेनसंग की भारत यात्रा जब उसने की थी उस समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? ऑप्शन हमारा सही होता है मथुरा। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में ही हेनसांग भारत की यात्रा पर आया था और जिसने अपनी इसकी नामक पुस्तक थी सी यू की इसकी एक पुस्तक थी जिसने इसने रचना की थी और हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कौन कौन से थे वो? ऑप्शन हमारा सही होता है ए, कन्नौज व प्रयाग में 2 धार्मिक महासम्मेलनों का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 30 हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया जो कि उसकी बड़ी कूटनीति की उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का क्या नाम था? ऑप्शन हमारा सही होता है ए, ध्रुवसेन II। वल्लभी जो नरेश था उसका नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 31 किस शासक ने बौद्धों के लिए विश्वविख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ऑप्शन सही होता है हमारा डी, विक्रमा विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, चालुक्य या सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसमें जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं भगवान आदिनाथ की मूर्ति जैनवाड़ा के मंदिर में मिलती है। ठीक है, चलिए अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए जो चालुक्य नरेश थे वो कौन कौन थे, तो चालुक्य नरेश का नाम याद रखना आप। एक तो वास्तुकाल और दूसरा था तेजपाल। ये 2 भाई थे। इन दोनों भाइयों ने 1231 में इसको दिलवाड़ा की जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 दिल्ली नगर की राजधानी नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, तोमरों ने दिल्ली नगर की स्थापना कराई थी। ठीक है, सर्वप्रथम दिल्ली या दिल्ली का शब्द का उल्लेख जो है वो कहाँ से मिलता है? वो उदयपुर में जो प्राप्त शिलालेख हैं उन पर पाया गया है। सबसे पहले दिल्ली शब्द का
उल्लेख जो मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया उस शासक का नाम क्या है? ऑप्शन हमारा सही होता है ए राणा कुंभा। तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश और हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, ठीक है, नोट करिए, अजायब घर, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी इसको कहा जाता है, और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी इसको कहा जाता है, विजय स्तंभ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? जिसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था वो था, ऑप्शन हमारा सही होता है सी अरब। अरब ने सबसे पहले चंचनामा के पुस्तक, जो चंचनामा पुस्तक है उसमें मिलता है कि भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रसार करने के लिए, व्यापार को सुरक्षा प्रदान करने और धन प्राप्ति की दृष्टि से अरबों ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन आंसर कैसे लगे हैं हमें इसका कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आपके गुप्त, मौर्योत्तर और गुप्त काल से इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो क्लास को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू।